आज हम वॉरेन बफेट के जीवन और निवेश की दुनिया में झांक रहे हैं, जिनका नाम मतलब सफलता का पर्याय बन चुका है। हमारे पास उनकी एक विस्तृत जीवनी के कुछ अंश हैं। हाँ, एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में बहुत कुछ कहा सुना जाता है। तो चलिए इस सामग्री को थोड़ा खंगालते हैं। हमारा मकसद सिर्फ उनके निवेश के तरीकों को जानना नहीं, बल्कि उस इंसान को समझना है जिसने ये सब मुमकिन किया, उनकी शुरुआती अनुभव, उनके वो विचार और वो बातें जो अक्सर सुर्खियों में नहीं आती। सही कहा, बिल्कुल। बफेट की कहानी सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि उनके बनने की कहानी है। और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे बचपन के अनुभव और शुरुआती रिश्तों ने उनके भविष्य के फैसलों की, कह सकते हैं, नींव रखी। हाँ, जैसे उनके बचपन की बात करें तो पैसे कमाने का जुनून तो जैसे शुरू से ही था उनमें। हाँ, चाहे वो इस्तेमाल की हुई गोल्फ बॉल बेचना हो या टिकट इकट्ठा करना। और उनके पिता हॉवर्ड बफेट वो एक रिपब्लिकन कांग्रेसी थे। उनके अपने मजबूत राजनीतिक विचार थे। तो जाहिर है उस पारिवारिक माहौल का वॉरेन पर असर तो पड़ा ही होगा। हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ विचारों का ही नहीं, पारिवारिक चुनौतियों का भी। जैसे पिता की मृत्यु का उन पर बहुत गहरा भावनात्मक असर हुआ था। अच्छा। यहाँ तक कि तनाव के कारण उनके बाल झड़ने लगे थे। ये दिखाता है कि भारी तौर पर इतने शांत दिखने वाले बफेट भी निजी तौर पर मुश्किलों से गुजरे हैं। ये बात तो है। इन निजी उतार चढ़ावों के बीच निवेश की दुनिया में उनका सफर सही मायनों में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बेन ग्राहम से मिलने के बाद शुरू हुआ। हाँ, बेन ग्राहम। ग्राहम की किताब सिक्योरिटी एनालिसिस उनके लिए जैसे गाइड बन गई। बिल्कुल, वो किताब जिसने सिखाया कि किसी कंपनी के असली मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू को पहचान कर सुरक्षा के मार्जिन यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ सस्ते में कैसे निवेश करें। ये तो फंडामेंटल था उनके लिए। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि बफेट ने ग्राहम के हर विचार को आंख बंद करके नहीं माना। सही, यही उनकी अपनी सोच दिखती है। जैसे GICO का मामला, ग्राहम तो उसे महंगा मानते थे, पर बफेट ने उसमें बड़ा दाव लगाया। ये ग्राहम के वो सिगार बट वाले विचार से तो काफी अलग था, है ना? हाँ, बिल्कुल अलग। सिगार बट यानी ऐसी कंपनियों में निवेश जो भले ही दिखने में खराब हो, पर उनमें एक आखिरी कश जितना थोड़ा सा मूल्य बचा हो। अच्छा। GICO दिखाता है कि बफेट ने इस विचार से आगे बढ़कर अच्छी तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों की पहचान की, भले ही वो पारंपरिक पैमानों पर सस्ती ना लगे। ये उनकी स्वतंत्र सोच और भविष्य को आंकने की क्षमता का एक बड़ा सबूत है। और भविष्य की संभावनाओं को साकार करने में उनकी निजी जिंदगी का भी बड़ा हाथ रहा, खासकर उनकी पहली पत्नी सूजी थॉमसन का। हाँ, सूजी का। बफेट खुद कहते हैं कि सूजी ने उनकी जिंदगी बचाई। सही बात है। वॉरेन स्वभाव से थोड़े अंतर्मुखी और सामाजिक रूप से, कह सकते हैं, कुछ असहज थे। सूजी ने न सिर्फ उन्हें संभाला, बल्कि उनके सामाजिक दायरे को भी बढ़ाया। इससे शायद उन्हें लोगों और स्थितियों को बेहतर समझने में मदद मिली होगी। जरूर मिली होगी। और बाद में जब सूजी उनसे अलग रहने लगी, तो एस्ट्रिड मिंक्स उनकी जिंदगी में एक बहुत स्थिर सहारा बनी। अब बात करते हैं बर्कशायर हैथवे की। ये आज उनकी पहचान है, पर शुरुआत तो एक डूबती हुई टेक्सटाइल मिल से हुई थी। हाँ, एक टेक्सटाइल मिल, जिसे उन्होंने शायद थोड़ा गुस्से में या मैनेजमेंट से नाराजगी के चलते पूरी तरह खरीद लिया था। हाँ, कहानी तो कुछ ऐसी है। और फिर उसे एक इतनी सफल होल्डिंग कंपनी में बदलना, ये उनकी दूरदर्शिता थी। उन्होंने डेम्स्टर मिल जैसे पिछले अनुभवों से सीखा था कि खराब बिजनेस को बंद करना जरूरी है, लेकिन बर्कशायर के साथ अलग किया। हाँ, बर्कशायर के साथ उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उसे खत्म करने की बजाय निवेश का एक शक्तिशाली जरिया बना दिया। कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन था वो। और अपनी प्रतिष्ठा को लेकर वो हमेशा कितने सजग रहे हैं। 1991 का सोलोमन ब्रदर्स स्कैंडल इसका एक सटीक उदाहरण है, जब फर्म सरकारी बॉन्ड नीलामी के नियमों का उल्लंघन करते पकड़ी गई। हाँ, वो बड़ा संकट था। तब बफेट को हालात संभालने के लिए अंतरिम CEO बनना पड़ा। और उनका वो कथन बहुत मशहूर है, प्रतिष्ठा बनाने में पूरी जिंदगी लगती है और गंवाने में सिर्फ 5 मिनट। बिल्कुल। उन्होंने न सिर्फ कंपनी को बचाया, बल्कि कांग्रेस के सामने जाकर ईमानदारी और सही तरीके से काम करने पर जोर दिया। ये दिखाता है कि उनके लिए सिद्धांत पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी दिलचस्प है कि इतने सफल होने के बावजूद जब 90s के दशक के अंत में वो टेक्नोलॉजी का बुलबुला बन रहा था, वो टेक स्टॉक से बिल्कुल दूर रहे। हाँ, बहुत आलोचना हुई थी उनकी तब। लेकिन वो अपने सिद्धांत पर टिके रहे कि वो उसी चीज में निवेश करते हैं जिसे वो समझते हैं। और उनकी सादगी भी उतनी ही मशहूर है। ओमाहा का वही पुराना घर, साधारण खानपान। हालांकि सूत्रों से यह भी पता चलता है कि जो बहुत हाई प्रोफाइल सामाजिक पार्टियां होती हैं, जैसे कैथरीन ग्राहम की एक डिनर पार्टी का जिक्र है,
उनमें वो आज भी थोड़े असहज हो जाते हैं। अच्छा, ये उनके जटिल व्यक्तित्व का एक और पहलू है। हाँ, तो इन सब बातों को देखने पे साफ है कि वॉरेन बफेट की कहानी सिर्फ निवेश के फॉर्मूलों या सिद्धांतों की नहीं है। ये उनके व्यक्तित्व की, उनके अनुशासन की, लगातार सीखने की उनकी क्षमता की, उनके निजी रिश्तों की और मुश्किल समय में भी अपने उसूलों पर टिके रहने की कहानी है। बिल्कुल। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता रहा है। आज की इस इतनी तेज रफ्तार, लगातार बदलती और कहीं ज्यादा जटिल दुनिया में क्या वॉरेन बफेट जैसी सादगी, वैसा गहरा फोकस और दशकों लंबी सोच के साथ वैसी ही असाधारण सफलता पाना मुमकिन है? बड़ा सवाल है। या उनका तरीका और उनकी सफलता वो उस बीते हुए दौर की खास परिस्थितियों का ही नतीजा थी? इस पे सोचिएगा जरूर।